दोस्तों, आज हम हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक रियल पिक्चर जो है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो आज हम देखने वाले हैं। जो लेटेस्ट जीडीपी का एस्टिमेट आया है, ये एस्टिमेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो हमें यही लगेगा, ऊपर से अगर देखेंगे तो यही लगेगा कि हमारी जो जीडीपी है उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है या फिर होने वाला है। ये एस्टिमेट है, इसलिए अच्छा होने वाला है। लेकिन इन्हीं सारे आंकड़ों को और दूसरे जो अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़ों को अगर हम डीपली एनालाइज करें तो पता चलता है कि जो पिक्चर है वो उतना भी ज़्यादा खूबसूरत या फिर रोज़ी नहीं है। हम चार चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो आज भी उतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर क्यों नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन, ये चार इंपॉर्टेंट पिलर्स को आज हम एनालाइज करेंगे। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्री सेक्टर से। एग्री सेक्टर जो है इसने एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया, लेकिन इसके बावजूद भी रूरल डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। अब रूरल डिमांड को नापने के लिए एफएमसीजी का सहारा लिया जाता है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, लगभग वो सारी चीज़ें जो हमें एक सुपरमार्केट में मिल जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, शैम्पू, साबुन, परफ्यूम्स एक्सेट्रा, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एफएमसीजी की कैटेगरी में आती हैं। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब एफएमसीजी कंपनीज का अगर हम डेटा देखें तो जो क्वांटिटी वो रूरल मार्केट में यानी कि ग्रामीण विस्तार में जो लोग एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को खरीदते थे, जो क्वांटिटी को खरीदते थे, वो क्वांटिटी अब थोड़ी कम हो चुकी है। ग्रोथ जो है ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का ग्रामीण क्षेत्र में उतना ज़्यादा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हाथों में उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक परिवार जिसमें 5 लोग हैं वो पहले एक महीने में लेट्स से 1 लीटर शैम्पू की बोतल कंज्यूम करते थे, वो 10 साबुन कंज्यूम करते थे, राइट। ये जो क्वांटिटी पहले एफएमसीजी कंपनीज रूरल मार्केट में बेच पाती थी, अब ये क्वांटिटी कम हो चुकी हैं। अब वो 500 ml ही खरीद रहे हैं और 10 साबुन की जगह पर 5 खरीदेंगे या फिर 3 खरीदेंगे। देखिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट वी नीड एवरी डे, उनका इस्तेमाल हम हर रोज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, परफ्यूम हैं, शॉप हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, शैम्पू एक्सेट्रा। लेकिन जब लोग इसकी क्वांटिटी कम खरीदते हैं तो ये इस बिहेवियर को दर्शाता है कि लोग पहले खरीदी करने के लिए आते थे, तब वो कहते थे कि चलो 1 लीटर शैम्पू ले लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ लेना पड़ेगा। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो 500 ml लेंगे, 250 ml लेंगे कि 15 दिन के बाद जब ख़त्म होगा तब फिर से आकर यहाँ पर ले जाएंगे। दिस बिहेवियर इंडिकेट्स के लोगों के हाथों में उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, राइट। अब इसके पीछे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो फार्म सेक्टर में काम करने लगे हैं। पहले जितने लोग काम करते थे उससे भी ज़्यादा लोग अब फार्म सेक्टर में आ चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि पर कैपिटा अर्निंग जो है वो कम हो जाएगी। एक 5 बीघा की अगर कहीं ज़मीन है, एक परिवार में 5 लोग हैं और उनके पास 5 बीघा ज़मीन है, तो पाँचों के 5 लोग इसमें काम करेंगे तो ज़मीन की जो एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेट्स से कि उस ज़मीन से आप एक साल में 1 लाख की पैदावार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो ये 5 लोगों की टोटल इनकम हुई 1 लाख, तो इनकी पर कैपिटा हो गई 20,000। अब जस्ट इमेजिन कि इसी 5 बीघा के जो मालिक है, ये 5 लोग एक परिवार के, वो ये डिसाइड करें कि 2 लोग खेतीबाड़ी में काम करेंगे और 3 लोग जो हैं वो दूसरी जॉब में काम करेंगे। तो यहाँ से 1 लाख मिलेगा और यहाँ से लेट्स से 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा उनको। तो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 50,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि टोटल अब इस घर की इनकम हो चुकी है 2.5 लाख रुपये। 1 लाख यहाँ से और 1.5 लाख यहाँ से, तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 5, 50,000 रुपये पर ईयर। लेकिन जब ज़्यादा लोग, 5 के 5 लोग इसमें काम करेंगे तो पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होगी। अब ऐसा उनको क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे भी पॉसिबिलिटी ये है कि जो नॉन फार्म सेक्टर हैं, दूसरे जो काम जहाँ से वो इनकम अर्न कर सकते हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री में काम कर लिया एक्सेट्रा, तो दूसरे जो नॉन फार्म सेक्टर हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी दिखाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो 2022-23 में कितने लोग इस साल मीन्स लास्ट ईयर जो है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें 8.76 करोड़ लोगों ने एमजी नरेगा प्रोग्राम के तहत काम किया, उनको ये काम जो है वो करना पड़ा, राइट। 8.76 करोड़ इतने लोगों ने। कोविड से पहले का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इट वाज 7.88 करोड़, 2019-20 का ये आंकड़ा है। और उससे एक साल पहले का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो इट वाज 7.76। तो 7.76 से 7.88 हो गया और फिर 8.76 हो गया, यानी कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो एमजी नरेगा में काम करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि उनको दूसरी जॉब्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ईजिली नहीं मिल रही हैं। और एमजी नरेगा का आंकड़ा ये दिखाता है कि लोगों की या फिर हाउस होल्ड की डिमांड जो है एमजी नरेगा वर्क को लेकर ये पेंडेमिक से भी ज़्यादा हो चुके। पेंडेमिक के टाइम पर एक बहुत बड़ा पीक देखने को मिला था, क्योंकि उस समय पर जो अर्बन एरिया में काम करने वाले लोग जो थे तो वो अर्बन एरिया में काम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो उनको घर वापस जाना पड़ा। तो वहाँ पर भी वैसे ही नहीं बैठ सकते बिकॉज वो बहुत ही गरीब है, तो उनको हर रोज़ काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो फिर वो एमजी नरेगा में काम करने लगे थे। एमजी नरेगा में वेज मिलता है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं मिलता। अगर किसी फैक्ट्री में काम करेंगे तो एमजी नरेगा से ज़्यादा पैसे पर मंथ आप कमा लेंगे, एज वी ऑल नो, राइट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात का इंडिकेशन है कि देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ मोर प्रोडक्टिव फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द नीड टू सप्लीमेंट द मियर्ड अर्निंग्स फ्रॉम अदर जॉब। यानी कि एक तो ये कि अच्छी प्रोडक्टिव जॉब्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग एमजी नरेगा में काम करना पड़ रहा है या फिर वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम करने लगे हैं। उसका मतलब ये है कि फ़िलहाल जो वो छोटी बड़ी जॉब कर रहे हैं उसमें से उनको उतने पर्याप्त पैसा नहीं मिल रही है, तो उनको एज ए सेकंड जॉब के तौर पर एमजी नरेगा में काम करना पड़ रहा है। अब रूरल क्षेत्र में 3 मेजर ऑक्यूपेशंस हैं, राइट। सारे के सारे नहीं हैं, ये मेजर ऑक्यूपेशंस हैं। नंबर 1 इज जनरल एग्रीकल्चर, दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल लेबर का काम करना, और तीसरा है कंस्ट्रक्शन का काम करना। अब रूरल वेजेस जो हैं ये अगर कम आ रही है उनके पास, राइट, देन दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स, मीन्स इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि जो एफएमसीजी और दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका कंजम्पशन कम होगा। तो भले ही आंकड़ों पर हमें लगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका ग्रोथ अच्छा हुआ है, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि लोगों को कुछ जॉब्स ढूंढनी पड़ रही हैं ताकि वो अपना गुजरान जो है वो चला सके। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के रूरल एरिया में इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसमें भी हमें कंसिडरेबल स्लो डाउन देखने को मिला है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये हमारे देश में जॉब जनरेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो जॉब्स जो हैं उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है। अब इसका कनेक्शन आप एग्री सेक्टर के साथ जोड़िए कि अगर कोई व्यक्ति किसी नज़दीक के टाउन या फिर नज़दीक के सिटी में जॉब करने के लिए गया है और वहाँ पर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसको छुट्टी दे दी जाएगी कि भाई अभी हमें काम नहीं है, जब नया ऑर्डर आएगा या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तब आपको फिर से बुलाएंगे। तो ये व्यक्ति जो है वो वापस अपने गांव चला जाएगा, उसकी जो भी ज़मीन है उस ज़मीन में वो अपने पिताजी या फिर चाचा के साथ काम करने लगेगा। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो रूरल एरिया की कम हो जाएगी। नाउ यू सी द कनेक्शन, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये लास्ट ईयर का जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर है, अब क्वार्टर को पहले समझ लेते हैं, राइट। एक साल में 12 महीने होते हैं और एक क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 25% जो है इसको हम एक क्वार्टर कहते हैं। तो एक साल में 3 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 महीनों के, 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 महीनों के, ऐसे 4 क्वार्टर्स। और हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत होती है अप्रैल से और ये ख़त्म होता है मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे पूरा साल जो है वो पूरा होता है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज़ 2023-24 और इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है दैट वाज 2022-23। तो यहाँ पर जो आप आंकड़ा देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ये सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022-23 का ये आंकड़ा है।
तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ये ग्रोथ नहीं हुआ, ये इनफैक्ट माइनस में रहा। और पूरे साल का अगर लास्ट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ देखेंगे तो इट वाज जस्ट 1.3%। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा, दैट मीन्स ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होगी, ज़्यादा लोगों की जॉब्स जो है वो चली जाएगी, ज़्यादा लोगों की नहीं लेकिन कुछ लोगों की जॉब्स तो जाएगी ही, तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, उसका ग्रोथ अच्छा रहा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग में से जॉब, जिनकी जॉब जा रही है तो वो जाकर कंस्ट्रक्शन में जाकर काम करने लगे, कि अल्टरनेटिव के तौर पर चलो एक फैक्ट्री में जॉब छूट गई तो नज़दीक की कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहाँ पर जाकर कुछ काम कर लेंगे। तो इतना भी अच्छा कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ जो है वो नहीं रहा। अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज को देखें, जिसको PLFS कहते हैं, तो इनका डेटा यह कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स शेयर इन द अर्बन लेबर फोर्स जो है उसमें भी हमें एक प्रकार का जो ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला है। PLFS जनवरी और मार्च 2022 का आंकड़ा यह कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स शेयर इन अर्बन लेबर फोर्स वाज 34%। जो अर्बन लेबर फोर्स हैं, जो शहरों में काम करने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, राइट, लेबर फोर्स, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने लोग काम करते थे? 34%। ओके, अगेन मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पर बात हो रही है अर्बन लेबर फोर्स की, जो सिटी एरिया में लेबर काम करने के लिए गए हैं या फिर वहाँ पर जो हैं, तो टोटल जितने भी लोग हैं तो उसमें से 34% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। जनवरी मार्च 2023 का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये जो आंकड़ा है ये बना 32.9। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो छूटी हैं। PLFS नॉन फार्म सेक्टर जो है उसमें यह है, ए लार्जर शेयर इज नाउ एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस। कुछ लोगों की जो जॉब्स चली गई या फिर जो लेबर फोर्स हैं तो अब वो इनफॉर्मल एंटरप्राइज में काम करें। इनफॉर्मल एंटरप्राइज में प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप एंटरप्राइजेस आती हैं कि एक ठेला खोल लिया या फिर एक छोटी सी दुकान लगा दी, तो इस प्रकार के छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो करने लगे। अब हमें लगता है ये तो नए नए स्टार्टअप्स है, बट दे आर नॉट एक्चुअली स्टार्टअप्स। वो स्टार्टअप हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप, बट इट्स नॉट दैट IT लेवल का जो स्टार्टअप हम देखते हैं, और उस प्रकार का नहीं है ये मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है कि उनके पास जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अब गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो वो सोचेंगे कि चलो एक रास्ते पर स्ट्रीट वेंडर बन जाएंगे, फुटपाथ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बेचना स्टार्ट कर देंगे, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो इनफॉर्मल सेक्टर फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप एंटरप्राइजेस, तो इनका आंकड़ा जो है वो थोड़ा ऊपर गया है। तो लोग जो हैं वो पैसे इंटरेस्ट पर किसी से लेकर आएंगे और अपना छोटा सा ऐसा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर फर्म्स को अगर आप देखिए तो 2017-18 में इट वाज 68.2% और 2021-2022 में ये हो गया 71.8%। दिस मीन्स कि और ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर फर्म्स ऐड हुई हैं, और इसका मतलब ये है, ये 3.6% से ऐड हुई। अगर हम इसके डिफरेंस को देखें, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को नर्चर करना चाहती है। एम्प्लॉयमेंट जो है, गवर्नमेंट और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, राइट, और इसी के साथ साथ इकोनॉमी को और ज़्यादा फॉर्मलाइज करना चाहती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उनके जितने रिजल्ट्स हमें देखने चाहिए, जिस प्रकार से गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, वो रिजल्ट्स ग्रास रूट लेवल पर उतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, राइट। तो ये हो गई इंडस्ट्री की बात। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आई होप अभी तक की हमारी डिस्कशन आपको इजीली समझ में आ रही होगी। मैं बहुत ही धीरे धीरे चीज़ों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रो होंगे, जिनको ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो मैं एक मीडियम पेस लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जो 12 महीने हैं, राइट, अप्रैल से जो स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होने वाला जो हमारा पूरा साल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर हम आंकड़ा देखें
तो एक हेल्थी ग्रोथ रेट हमें इन्वेस्टमेंट में देखने को मिला है। जब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसका मतलब यह है कि नई फैक्ट्रीज खुलेगी, नई दुकानें, नया कंस्ट्रक्शन होगा, नई जॉब्स जनरेट होगी। इसलिए जनरली हम यही देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स एक हेल्थी ग्रोथ रेट रजिस्टर हुआ है इन्वेस्टमेंट में, दैट मीन्स ओवरऑल इकोनॉमी का एक अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो को अगर हम देखें, राइट, तो इट टच्ड 29.2% इन 2022-23 और 2014-15 और 2019-20 में जितना था उसी के आसपास ये इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 2022-23 में देखने को मिला है हमें। अब इन्हीं आंकड़ों को, ये जो इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा है, इसको थोड़ा हम और बाइफरकेट करके देखें तो हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है इट वाज 27.3% इन 2020-21 और 21-22 में इट वाज 28.9। तो डिफरेंस जो है दैट इज जस्ट 1.6% का, राइट, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 1.6% जो इन्वेस्टमेंट रेशियो आया है, जो इन्वेस्टमेंट लेट से बड़ा है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर का रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर का इन्वेस्टमेंट मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। हाउस होल्ड सेक्टर का इन्वेस्टमेंट यानी कि एक घर जो होता है, एक परिवार जो होता है, ऐसे हमारे देश में करोड़ों परिवार हैं, तो जब हम कोई शेयर खरीद लिया, कोई बॉन्ड खरीद लिया, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, रिटायरमेंट सेविंग में इन्वेस्ट कर दिया, कोई नया स्टार्टअप है छोटा सा तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, किसी स्मॉल बिजनेस या फिर किसी को पर्सनल लोन दे दी हमने, राइट, या फिर किसी नए बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड कर दिया और स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चों का एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस निकाला। और ये सारी चीज़ें जब हाउस होल्ड करता है तो हाउस होल्ड एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है हमारी इकोनॉमी में। तो ये जो 1.6 परसेंटेज पॉइंट का जो इंक्रीज हमें देखने को मिला है, तो इसमें से टू थर्ड यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 66% जितना जो है इन्वेस्टमेंट ये हाउस होल्ड सेक्टर ने किया है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों की बात करें तो ये 1.6% में से एक थर्ड से भी कम, यानी कि 33% से भी कम इन्वेस्टमेंट जो है ये लार्जर पब्लिक सेक्टर का आया है। और बाकी का जो बचता है 1.6 में से, राइट, लगभग आप पकड़ लीजिए 66, और उसके बाद ये जो बड़ी सरकारी कंपनीज हैं उनका 30 ले लेते हैं, राइट, तो लेट्स से 96% जो है ये 1.6 का वो ऐसा इन्वेस्ट हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर फर्म ने कितना किया बाकी का, दैट इज़ लगभग 4% जितना। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो रोबस्ट नहीं है। और इकोनॉमी जो होती है इट्स लाइक ए बड़ा सा जो एक एरोप्लेन होता है उस प्रकार से है कि उसके दो बड़े इंजन्स होते हैं, तो दोनों इंजन्स जो हैं वो एक साथ काम करेंगे तब वो फुल स्पीड में उड़ पाएगा। द सेम वे इकोनॉमी के दो बड़े इंजन्स जो हैं, एक है गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट और दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सरकार इन्वेस्ट करेगी और इसी के साथ साथ अगर प्राइवेट कंपनीज भी उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी तो इकोनॉमी जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्पीड से आगे बढ़ेगी। लेकिन एज वी नो कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमारा जो करंट अकाउंट है, हमारे देश का जो करंट अकाउंट है, जैसे किसी बिजनेस का करंट अकाउंट होता है वैसे ही एक देश का करंट अकाउंट है, तो वो सरप्लस में आ रहा है। तो हमें लगेगा कि चलो अच्छी बात है कि सरप्लस में है, सरप्लस यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो अगर सरप्लस में है, डेफिसिट नहीं है, तो हमें लगता है कि इट इज़ ए गुड थिंग। लेकिन जो जीडीपी का जो डेटा है उसमें फोर्थ क्वार्टर को देखेंगे तो इसमें हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में है। इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, राइट। लोग अगर करंट अकाउंट सरप्लस है, दिस इंडिकेट्स कि लोग जो हैं वो एब्रॉड से पैसे बोरो नहीं कर रहे हैं। हमें एब्रॉड से पैसे कब बोरो करने पड़ते हैं, जब हमें यहाँ पर उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से पैसे बोरो कर रहे हैं। बड़ा फंड चाहिए तो हम एब्रॉड से भी मंगाएंगे कि चलो लाओ पैसे। इट्स लाइक बहुत ही सिंपल मैं अगर बताऊँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक नया आपने लेट्स से स्टार्टअप किया और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? अपने फैमिली के पास जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे अपने फ्रेंड्स के पास, और यहाँ ये दोनों जगह से नहीं मिल रहा है तो फिर आप बैंक के पास जाएंगे।
तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर घर में से पैसे नहीं मिल रहे हैं देश में से और आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो फिर आप एब्रॉड से भी पैसे लेंगे क्योंकि आपको बिजनेस दिख रहा है। तो करंट अकाउंट सरप्लस का इंडिकेशन ये भी है कि जो इन्वेस्टमेंट हैं वो हम कम कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रहा है, इसी वजह से करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस है, राइट। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का सिनारियो। अब देखते हैं हम प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसका क्या सिनारियो है। प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें दोस्तों तो जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, हाई एंड प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं, तो इन हाई एंड प्रोडक्ट्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सपेंसिव कार्स, आपको बहुत सारी नई कार्स भी आपके सिटी में देखने को मिल रही होगी। दिस मीन्स कि जिनके पास पैसे हैं उनके पास पैसे बढ़ रहे हैं और जिनके पास नहीं है उनकी सिचुएशन में देखिए रूरल इकोनॉमी की, तो इनइक्वालिटी जो है वो आज भी उतनी ही ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में। ओवरऑल हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है, जो हमने देखा ना एफएमसीजी के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो एक घर को चाहिए ही चाहिए, तो ये ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हुआ है। उसके पीछे रीजंस क्या है? एक तो रीज़न ये है कि लोगों की इनकम थोड़ी कम हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि पैसों की सप्लाई अब पहले जो एक कंटिन्यूस आ रही थी वो उतनी नहीं आ रही है, अनइवन हो चुकी है। दिस कैन बी वन रीज़न, राइट। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड हाफ था उसमें प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो सिर्फ 2.5% से इंक्रीज हुआ। प्राइवेट कंजम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं, हम सब कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम करते हैं। सुबह उठे तब से टूथपेस्ट से लेकर रात को सोने के लिए जाएंगे तो दूध का ग्लास, ये दोनों चीज़ों के बीच में न जाने कितनी सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। तो देश के लोगों का ओवरऑल कंजम्पशन जो होता है प्राइवेट कंजम्पशन, तो ये सिर्फ 2.5% हुआ, राइट। मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की बात करें, जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, राइट। मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे? ऑयल नहीं ऐड करेंगे, जेम्स और ज्वेलरी, ये चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में अगर हम देखें तो इसमें भी सिर्फ 2.2% का ग्रोथ देखने को मिला। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी वीक रही है और इसके पीछे रीज़न अगेन लो इनकम ग्रोथ, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और परचेजिंग पावर जो है, खरीदने की शक्ति जो है वो कम हुई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और जो हाउस होल्ड की सेविंग है, जो लोग हम पैसे बचाते हैं, हाउस होल्ड के पैसे जो है वो बहुत काम आते हैं, इज़न्ट इट। तो इसमें भी हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि लोगों का जो कंजम्पशन होता है या फिर जो हाउस होल्ड 1.6% वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो अब क्योंकि लोगों की सेविंग कम हुई है तो ये प्राइवेट डिमांड जो है उसको बूस्ट करने में हाउस होल्ड जो है उसका इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। सो दिस इज़ द सिनारियो ऑफ आवर इकोनॉमी। कंक्लूजन यही है कि पैंडेमिक के बाहर तो हम निकल गए हैं, लेकिन अभी भी इकोनॉमी जो है वो उतनी अच्छी तरीके से जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। और ये सारी चीज़ें कोई एजम्पशन नहीं है, ये सारे आंकड़े आज हमने डिस्कस किए हैं। रिकवरी है लेकिन पार्शियल है और अनइवन है। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है, जिनके पास कम पैसे हैं तो उनके लिए रिकवरी जो है वो उतनी ज़्यादा ग्लिटरी नहीं है। ग्रोथ मोमेंटम ऑफ द अंडरलाइंग ड्राइवर्स अगर हम देखें तो वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सॉल्यूशन यही है कि ग्रोथ को अच्छा करने के लिए हमें सरकार को और अच्छे नए प्लान्स लेकर और ख़ास करके जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़्यादा अच्छी जॉब्स जनरेट जब होगी तब जाकर रूरल एरिया की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आई होप आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको क्लैरिटी इस विषय पर मिली होगी। बहुत सारी नई चीज़ें भी हम श्योर आपको इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई जानने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।